घर बनाने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन जब ये सपना हकीकत में बदलना शुरू होता है ना, तो कोटेशन से लेकर कंप्लीशन तक का सफ़र भाई वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी उलझे हुए रास्ते को सीधा करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है जब कोई अपना घर बनाता है तो उसमें पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है और एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये सपनों का प्रोजेक्ट एक महंगा सिरदर्द ना बन जाए। पर देखिए, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर सही जानकारी हो और थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो इस चुनौती को एक बेहतरीन मौके में बदला जा सकता है। घर आखिर होता क्या है? सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा? नहीं, ये तो हमारे सपनों का, हमारी भावनाओं का एक जिंदा जागता निवेश है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बजट का मीटर तेजी से ऊपर भागने लगता है। तब सपनों पर हकीकत का बोझ भारी पड़ने लगता है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? इसका जवाब सही समय पर लिए गए स्मार्ट फैसलों में छुपा है। और यही वो जगह है जहां अच्छी प्लानिंग और सही जानकारी हमारे सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। अच्छा, इस पूरी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे हम कहेंगे 3 C's। पहला सी है कॉस्ट यानी लागत, दूसरा है चॉइस मतलब सही चुनाव, और तीसरा है कंट्रोल यानी प्रोजेक्ट पर पूरा नियंत्रण। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, पैसा यानी कॉस्ट। आखिर ये बजट बनता कैसे है, इसे काबू में कैसे रखा जाए, और सबसे जरूरी, पैसे बचाए कहाँ जा सकते हैं। देखिए, बजट का एक मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। टोटल एरिया को पर स्क्वायर फुट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। इससे एक बेसिक आइडिया तो मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस पहला कदम है। असली खेल तो इसके अंदर छिपे बाकी खर्चों का है। अब जैसे लोग सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब सिर्फ सीमेंट, सरिया और ईंटें हैं, पर ऐसा नहीं है। जरा दिल्ली के इस 200 स्क्वायर फीट के घर का उदाहरण देखिए। आधी से ज्यादा लागत तो बेसिक मटेरियल में चली गई, ठीक है, लेकिन बाकी का आधा पैसा कहाँ गया? लेबर, फिनिशिंग, परमिट्स, ये वो खर्चे हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये लागत शुरुआत में ही काफी कम हो जाए? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका राज छिपा है कंस्ट्रक्शन की एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की असरदार तकनीक में। 26%! सोचकर देखिए, सिर्फ दीवारें बनाने के खर्च में इतनी बड़ी बचत। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतनी बचत तो पूरे प्रोजेक्ट का बजट हिला सकती है। तो ये जादुई तकनीक आखिर है क्या? इसे कहते हैं रैट ट्रैप बॉन्डी मेसनरी। इसमें होता क्या है कि ईंटों को लिटाकर रखने की बजाय खड़ा करके लगाया जाता है। इससे दीवार के अंदर एक एयर गैप मतलब हवा की एक खाली जगह बन जाती है। मतलब कम ईंटें लगी, मसाला भी कम लगा और नतीजा सीधी सीधी बचत। और इसका फायदा सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। दीवार के अंदर जो हवा की परत बन जाती है वो एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है। मतलब घर गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म। इससे आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ लंबे समय में बिजली का बिल भी कम आता है। लागत कम करने के कुछ और भी स्मार्ट तरीके हैं। जैसे एक बहुत बड़ी सिंगल मंजिल बनाने की जगह 2 छोटी मंजिलें बनाना अक्सर सस्ता पड़ता है, क्योंकि नींव और छत का खर्च बचता है। लोकल सप्लायर से सामान खरीदने से ट्रांसपोर्ट का भारी भरकम खर्चा बचाया जा सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, काम शुरू होने से पहले ही डिज़ाइन फाइनल कर लेना चाहिए, क्योंकि काम के बीच में किया गया कोई भी बदलाव सीधा जेब पर असर डालता है। तो ये तो हुई लागत की बात, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ बजट पर टिकी नहीं होती। ये इस पर भी निर्भर करती है कि चुनाव कैसे किए गए हैं। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा सी, चॉइस, यानी सही पार्टनर और सही मटेरियल का चुनाव। जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स से कोटेशंस आते हैं ना, तो अक्सर लोग बस सबसे कम कीमत वाले को चुन लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। एक अच्छे कोटेशन में सिर्फ फाइनल अमाउंट नहीं होता, उसमें हर काम का, हर मटेरियल का पूरा ब्यौरा होता है। हर चीज की कीमत साफ साफ लिखी होती है। और हाँ, काम पूरा करने की जो टाइमलाइन दी गई है वो भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। इसलिए कीमत से ज्यादा जरूरी है उसकी काबिलियत,
उसका तजुर्बा और पारदर्शिता देखना। क्या उसके पास सारे ज़रूरी लाइसेंस हैं? क्या उसने पहले भी इस तरह का काम किया है? ये सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और अच्छी बात यह है कि आज के डिजिटल दौर में किसी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑनलाइन डायरेक्टरीज पर, गूगल पर आपको उनकी रेटिंग्स और पुराने कस्टमर्स के रिव्यूज आसानी से मिल जाएंगे। इससे उनकी फेथफुलनेस यानी विश्वसनीयता का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सी पर, कंट्रोल। देखिए, सही बजट और सही टीम चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट को पटरी पर बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनी समझौतों का एक मजबूत कवच होना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में सबसे बड़ा हथियार है रेरा, यानी रेरा एक्ट, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। ये एक सरकारी कानून है जिसे खास तौर पर घर खरीदने वालों की हक की हिफाजत करने और बिल्डरों को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा है तो बिल्डर के लिए उसे रेरा में रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बिल्डर को प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, नक्शों से लेकर पैसों के हिसाब तक सरकार को देनी पड़ती है। इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। लेकिन सिर्फ कानून ही काफी नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट की असली क्वालिटी तो तब निखर कर आती है जब आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर सब एक टीम की तरह काम करें। लगातार बातचीत और अच्छा कोऑर्डिनेशन, यही एक कामयाब प्रोजेक्ट की असली नींव है। तो देखिए, यहाँ पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है प्रोएक्टिव कंट्रोल का, मतलब पहले से ही सब कुछ साफ साफ तय कर लेना, रेगुलर चेकिंग करना। और दूसरा रास्ता है रिएक्टिव होने का, यानी परेशानियों का इंतजार करना और फिर अचानक आने वाले खर्चों, काम में देरी और खराब क्वालिटी से जूझना। अब चुनाव हमारा है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कंस्ट्रक्शन प्लेबुक का निचोड़ इन्हीं 3 सी में है। कॉस्ट यानी लागत पर अपनी पकड़ मजबूत रखें, चॉइस यानी हमेशा स्मार्ट चुनाव करें, और कंट्रोल यानी प्रोजेक्ट पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। ये 3 बातें किसी भी घर बनाने के सपने को शानदार हकीकत में बदल सकती हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और नियम कानून बदल रहे हैं, आने वाले समय में मजबूत, सस्ते और सुरक्षित घर बनाने के लिए हमें और किन नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? शायद यही आने वाले कल की सबसे बड़ी